हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपके सामने जो क्लास 12th इतिहास जो विषय है हम लोगों का, उसमें मध्यकाल का पूरी तरह से मैंने कंप्लीट एमसीक्यू लेकर के आपके सामने आया हूँ। और ये एमसीक्यू पूरे मध्यकाल से चैप्टर जितने भी पार्ट हैं मध्यकाल के उन सब से लिया गया है। सबके सब महत्वपूर्ण हैं, सबके सब जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या इस बार आने की संभावना है। तो कृपया इस वीडियो में बताए गए जितने भी एमसीक्यू हैं उसको अच्छे से तैयारी करें और बार बार सुनने का, वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करें, ठीक है, ताकि ये सब एमसीक्यू आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। एक दो बार वीडियो को देखें, रिवाइज करें, खुद से मतलब आंसर बताने से पहले खुद में मन में प्रैक्टिस करें कि क्या इसका आंसर मुझे पता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये सारे एमसीक्यू याद हो जाएंगे और ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू जो कि खैनी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसका सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। आपके सामने ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो याद रखिएगा अकबर ही एक ऐसा शासक है जिसने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम करना शुरू किया था। दूसरा प्रश्न है आईने अकबरी किसने लिखा है। आईने अकबरी हमारे पास जो ऑप्शन है बदायूं, अबुल फजल, फैजी या बाबर। याद रखिएगा आईने अकबरी के लेखक हमारे अबुल फजल जी हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो पहले प्रश्न में तो हमने बताया कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था, तो उसमें अकबर हमारा नाम आया। लेकिन यहाँ तीसरे नंबर प्रश्न पे पूछ रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखिएगा जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन है। तो अकबर के दरबार में जो गायक है वो याद रखिएगा तानसेन था जो गायक था। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो याद रखिएगा आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अकबरनामा की रचना किसने किया है। याद रखिएगा अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा अकबर के काल में भूमि 4 भागों में बांटा गया था, जिसका नाम था पोलज, परती, चाचर और बंजर। ये 4 भागों में अकबर ने भूमि को बांट दिया था। अगला जो प्रश्न है आईने अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आईने अकबरी किसका काल से जुड़ा हुआ है। अकबर के काल से जुड़ा हुआ है। और अभी हमने बताया कि अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। मुगल में सिंचाई का साधन क्या था। मुगल काल में देखिए ये मध्यकाल की घटना है मुगल काल, तो उस समय कुआं, तालाब और नहरें तीनों से मतलब सिंचाई का साधन होता था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी। पंच चिन्ह वाले जो सिक्के बने होते थे वो किसके बने होते थे। सोने के, चांदी के, तांबे के या बी और सी दोनों। तो याद रखिएगा पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते थे वो तांबे के बने होते थे। स्थापत्य का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा जहांगीर के काल में स्थापत्य कला जो है वो काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ था और काफ़ी ऊंचाइयों पे थी, इसलिए अधिक विकास जो है स्थापत्य कला का मुगल काल में जहांगीर के समय में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। शेरशाह याद रखिएगा भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो हमारे सामने है कि दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है। दीवाने अशरफ जो था वो भूमि विभाग का अध्यक्ष नहीं होता था, वन विभाग का अध्यक्ष भी नहीं होता था, वो राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। इसलिए सी नंबर जो हमारा है राजस्व विभाग का अध्यक्ष वो हमारा सही जवाब है। अगला हमारे पास प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल का अंतिम भाग कहाँ बिताया। जब औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, मरने वाला था, तो अपने जीवन का अंतिम काल याद रखिएगा उसने दक्षिण भारत में बिताया है। अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा 1582 यानी 1582 में अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ जो है वो नियुक्त कर दिया था।
भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? याद रखिए बाबर। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर को माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? याद रखिएगा पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो 1526 इसका सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? अब ये जो आप सभी को पता होगा कि ताजमहल ने का जो निर्माण है वो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। अकबर का वित्त मंत्री याद रखिएगा टोडरमल। टोडरमल जो था वो अकबर का वित्त मंत्री यानी इंग्लिश में कहे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो टोडरमल था अकबर का। शेर शाह सूरी जिसकी पूरा नाम है ने किस मुगल सम्राट को हराया था? याद रखिए हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ बताइए क्या होता है? सुलह कुल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सार्वभौमिक शांति होता है। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? पहला जो युद्ध था वो तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1556 में दूसरी जो लड़ाई पानीपत में हुई उसमें अकबर ने वहाँ के राजा हेमू को हराया था। याद रखिएगा। जीतल क्या था? याद रखिएगा जीतल एक सिक्का होता था चांदी का, तो इसका आंसर सिक्का हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती की जो दरगाह हो याद रखिएगा विद्यार्थियों आगरा में सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो स्थित है। ठीक है। हमारे सामने आगे जो प्रश्न है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है क्योंकि इसने ही यहाँ के राजा इब्राहिम लोदी को हराने के बाद और यहाँ पर अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। इसलिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसने? तो शेर शाह कभी भी आ जाए तो शेर शाह के समय में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ मुगल बादशाह हुमायूं उसके सामने आएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हुमायूं हो जाएगा। जीतल धातु जो होता था वो किसका बना होता था? तो हमने अभी बताया कि जीतल एक सिक्का होता था जो कि चांदी का बना होता था। ठीक है। जहांगीर का शासनकाल कब से कब था? तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। नौ रत्न किसके दरबार में थे? नौ रत्न याद रखिएगा अकबर के दरबार में नौ रत्न पाए जाते थे। उसके आगे का जो प्रश्न है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? समकालीन मतलब उसी के समय में उसी के काल में कौन इतिहासकार जो है वो मतलब मौजूद था उस समय का, यानी अकबर का समकालीन उस समय का कौन इतिहासकार को माना गया है? तो अकबर का जो समकालीन है वो याद रखिएगा कि जो दूसरा ऑप्शन बदायूनी जो है उसको अकबर का समकालीन माना गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखिएगा अकबर का संरक्षक बैरम खान को माना गया है। बैरम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था क्योंकि अकबर मात्र 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था और उस समय बहुत छोटा था वो और शासन नहीं कर सकता था, इसलिए बैरम खान को उसका संरक्षण बनाया गया था। तो इसलिए अकबर का संरक्षक कभी भी आपसे पूछे तो आप बैरम खान को ठीक है टिक आउट करेंगे। अकबर है कि अगला जो प्रश्न है कि अकबर ने दिन इलाही जो दिन इलाही धर्म था वो अकबर ने कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा 1582 यानी 1582 ईस्वी में अकबर ने दिन इलाही को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो याद रखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी उसके नींव डाली थी। सुलह कुल की नीति याद रखिएगा सुलह कुल की नीति कभी भी पूछे तो आप अकबर को चूज करेंगे क्योंकि अकबर ने ही सुलह कुल की नीति को अपनाया था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया को हटाया था? जजिया एक ऐसा कर होता था यानी टैक्स होता था जो जो मुसलमान नहीं होते थे यानी नॉन मुस्लिम जो होते थे उनसे लिया जाता था। तो इसको सबसे पहली बार हिंदुओं पर से इसको हटाने का काम अकबर ने किया था, इसलिए मुगल शासक जिसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया वो हमारा अकबर था। गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? यानी गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा के लेखिका हैं उसने किसके आग्रह पर यह लिखा है? तो वो अकबर के आग्रह पर उन्होंने इसको लिखा था।
बादशाहनामा जो है उसने किसने उसे लिखा, बादशाहनामा का लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अब्दुल हमीद लाहौरी जो होंगे, उन्होंने बादशाहनामा को लिखा है। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है उसको आलमगीर कहा गया है। जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से या जिम्मियों से? जिम्मियों से इसको कहेंगे कि जिम्मियों से, यानी जिम्मी कौन होते थे? जो मुसलमान नहीं होते थे, उन मुसलमानों को छोड़कर जितने भी लोग होते थे उनसे जजिया का कर लिया जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जिम्मियों से। ठीक है, अगला जो प्रश्न हमारे सामने है, दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? दीन-ए इलाही हमने अभी बताया कि दीन-ए इलाही जो है वो अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को माना गया है, और इनके बाद अंग्रेज जो है वो भारत पे अपना शासन स्थापित कर चुके थे, इसलिए इन्हीं को, बहादुर शाह जफर को, अंतिम मुगल शासक माना जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। और ठीक अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली याद रखिएगा यमुना नदी के ही किनारे स्थित है। अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? यानी अकबर जब राजा था उस समय, तो उसकी राजस्व व्यवस्था जो है वो कौन देखता था? तो याद रखिएगा टोडरमल। टोडरमल जो था वो अकबर का जो है वो राजस्व व्यवस्था को देखने का काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी थी। मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया है? तो मज्म उल बहरीन की जो रचना है उसने दारा शिकोह ने किया था। याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वो दारा शिकोह हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? यानी प्राचीन काल से लेकर अकबर तक का हमें जानकारी मिलता है, तो वह ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। याद रखिएगा अकबरनामा में हमें जो आदम से लेकर के अकबर के काल तक हमें जानकारी मिलती है। मुगल काल में अभिवादन के तरीके कौन कौन से? कॉर्निश, सिजदा, पायोबोस या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा मुगल काल में जो मुगल दरबार होता था उसमें अभिवादन के तरीके कॉर्निश भी था, सिजदा भी था और पायोबोस भी था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी सही होगा। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर। हमने बार बार कहा, अब ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट याद रखिएगा बाबर है, क्योंकि बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके अपनी शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? याद रखिएगा मेवाड़। मेवाड़ पर अकबर अपने जीवन काल में उस पर अधिकार नहीं कर पाया, और इसका जो है अफसोस उसको जिंदगी भर रहा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी के लेखक खुद बाबर है। बाबरनामा कहे या तुजुक बाबरी कहे, दोनों एक ही बात है, और दोनों का लेखक जो है याद रखिएगा बाबर ही है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार। मुगल प्रशासन काल में जब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रही थी उस समय जिलों को सरकार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में, जो लड़ाई पानीपत के प्रथम मैदान में हुआ। पानीपत के मैदान में जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तो इसलिए हमारा जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 1526 हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखिए 1556 में। यह युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई है, जिसमें अकबर जीत जाते हैं और हेमू हार जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अभी हमने बताया वो बाबर अपना ग्रंथ बाबरनामा लिखा है। ठीक है, हमारा आगे का जो प्रश्न है, अब यहाँ से हम विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन को हल करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। उसके बाद है विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो वे अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। ठीक है, तो आपने देखा भी उनके नामों के पीछे राय लगा, कृष्णदेव राय, ऐसे राय लगा होता था। गोपुरम का संबंध किससे है? याद रखिएगा ये मंदिरों से संबंध है। गोपुरम गाय से नहीं है, गाय मत मार दीजिएगा इसका ऑप्शन, ये मंदिरों से संबंधित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है?
ठीक है, हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम या श्रीरंगनम। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर सही जवाब है वो हम्पी, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। तो याद रखिएगा निकोला कोंटी जो है वो पहला विदेशी यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि हरिहर और बुक्का किस वंश से आते थे। तो ये याद रखिएगा संगम वंश से दोनों आते थे। हरिहर और बुक्का जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की वो संगम वंश से आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयंगार व्यवस्था संबंधित है। तो अयंगार व्यवस्था जो है वो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है, संबंधित है। उसके बाद है अमुक्त माल्यदा किसने लिखा है। अमुक्त माल्यदा के लेखक याद रखिएगा बुक्का प्रथम यानी बुक्का वन है। नेक्स्ट है हमारे पास विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो 1336 यानी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था जो कि संगम वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो कृष्णदेवराय ही विजयनगर जो राज्य था उसका महानतम शासकों के लिस्ट में आते हैं, इसलिए कृष्णदेवराय इसका सही जवाब होगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल, ठीक है, में कब चुना गया। तो याद रखिएगा 1986 में 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलानी राम का संबंध किस साम्राज्य से है। तो विजयनगर में कृष्णदेवराय के काल में ही तेलानी राम का वर्णन मिलता है, इसलिए हमारा तेलानी राम का संबंध वो विजयनगर साम्राज्य से है। हरिहर और बुक्का जो अगला प्रश्न है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो हमने अभी बताया इन्होंने 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य पे अलग अलग काल में अलग अलग वंश की स्थापना हुई। विजयनगर काल पे संगम वंश का भी काल रहा, ठीक है, सुलू वंश का भी काल रहा, तुलु वंश का भी काल रहा। तो इसलिए हम इसमें जवाब कहेंगे इनमें से सभी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी। याद रखिएगा वहाँ की जो मातृ देवी जिसकी पूजा लोग करते थे वो कौन थी। तो वो थी पंपा देवी, याद रखिएगा पंपा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था। तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता खुद कृष्णदेव राय थे, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रश्न जो है भक्ति जो सूफी परंपरा है वहाँ से संबंधित प्रश्नों को जो मध्यकाल से ही जुड़ा हुआ है उन प्रश्नों को यहाँ से हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न यहाँ से आता है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया याद रखिएगा चिश्ती समुदाय से, चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। निम्न में से कौन महिला संत थी। मीरा, अंडाल, कराईकल या इनमें से सभी। तो ये सभी की सभी महिलाएं जो है वो महिला संत के रूप में जानी जाती है। मीरा किसकी भक्त थी, बताइए मीरा किसकी भक्त थी। तो ये कृष्ण, मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है, रामानंद इसका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था। तो याद रखिएगा बंगाल में भक्ति आंदोलन को चैतन्य ने, ठीक है, शुरू किया था और प्रसारित किया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म याद रखिएगा काशी में, वाराणसी, जो कि वाराणसी का पार्ट है, काशी वाराणसी में हुआ था। बीजक में किसके उपदेश मिलते हैं। तो याद रखिएगा बीजक में हमें जो है वो कबीर के उपदेश मिलते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह याद रखिएगा अजमेर में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो हमने अभी बताया कि काशी में जो हमारे कबीर जो थे उनका जन्म हुआ था। काशी में कबीर जो हमारे प्रसिद्ध संत हैं उनका जन्म हुआ था। रामानंद के शिष्य कौन है। याद रखिएगा रामानंद के शिष्य
रैदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे। इसलिए इनमें से सभी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। कबीर शिष्य थे, हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कबीर जो थे वो भी शिष्य थे रामानंद के, इसलिए सी नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में याद रखिएगा गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो याद रखिए कर्नाटक में इसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य का जन्म श्रीरंगपट्टनम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह याद रखिएगा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। तलवंडी में नानक का जन्म स्थान है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के MCQ सॉल्व करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, इसको बनाना शुरू किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो याद रखिएगा 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो इब्न बतूता ने अपने यात्रा का विवरण याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोरक्को से आया था, इसलिए वो मोरक्को देश का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो है याद रखिएगा 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो पुर्तगाली भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियनों के नाम से जाने जाते हैं। हेन सांग किस देश का यात्री था? तो याद रखिएगा चीन का यात्री था। हेन सांग कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रूस में भारत विद्या का जनक G.S. लिबिदेव को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो याद रखिएगा अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दिया था, यानी बदल दिया था। तहकीके हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत हमें मिलती है? तो याद रखिएगा तहकीके हिंद में अल बरूनी की यात्रा वृत्तांत हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो याद रखिए जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो याद रखिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा पहली बार भारत में केरल के तट पर पहुंचा था। किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत हमें मिलती है? तो किताब उर रहला में इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत हमें मिलती है। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो याद रखिएगा 10 वर्षों तक भारत में वो रहा था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़म नाम के जगह पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो याद रखिएगा मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो में मैंने मध्यकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऑब्जेक्टिव हैं, जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या कि कई बार आने की संभावना है, तो उन्हीं प्रश्नों को हमने चुना है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद से बेल घंटी को ज़रूर से दबाएं ताकि मैं वीडियो जब भी डालूँ तो आपके पास ये पहुँचे। कृपया इसको पढ़ें, याद करें और
और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।